हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आरएस एजुकेशन सेंटर ऑनलाइन क्लासेस। आज हम लोग क्लास 11th का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म वह पढ़ रहे हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वायरस कि विषाणु क्या होता है। फिर विषाणुओं के मुख्य लक्षण पढ़ेंगे हम लोग, विषाणु के सजीव लक्षण पढ़ेंगे, विषाणु के निर्जीव लक्षण पढ़ेंगे, वेरियस टाइप्स ऑफ वायरस, ये विभिन्न प्रकार के विषाणुओं के बारे में अध्ययन करेंगे कि क्या होता है, उसकी संरचना क्या होती है, आकृति क्या होती है, माप क्या होती है, कहाँ पाए जाते हैं, और विभिन्न प्रकार के रोगों के बारे में अध्ययन करेंगे जो कि विभिन्न तरीके के विषाणुओं से फैलता है। तो चलिए अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले हमको विषाणुओं का अर्थ समझना पड़ेगा, यानी कि जो वायरस है, विषाणु का अर्थ होता है विष के अणु। अच्छा, ये जो है ये लिया गया है शब्द लैटिन भाषा में जो वायरस का यानी कि विषाणु का जो अर्थ होता है उसका अर्थ होता है पॉइजन। विषाणु जंतु मनुष्यों पादपों को क्या करते हैं, रोगग्रस्त करते हैं, जिससे अनेक बीमारियां तथा आर्थिक हानि होती है। ठीक है, इसके बाद अब बात करते हैं कि यह प्रोटीन किससे बने होते हैं। तो बात करते हैं कि विषाणु बने किससे होते हैं। तो ये याद रखना है कि ये प्रोटीन और न्यूक्लिक अम्ल के बने होते हैं। प्रोटीन और न्यूक्लिक अम्ल के बने होते हैं। उपकोशिकीय संरचना वाले अविकल्पी परजीवी होते हैं। ये पता होना चाहिए कि जो विषाणु है वो परजीवी होते हैं। फिर यह जीवाणु अर्थात बैक्टीरिया से भी क्या होते हैं, छोटे होते हैं। ये जो जीवाणु होते हैं अर्थात बैक्टीरिया से भी क्या होते हैं, वायरस, छोटे होते हैं। ये केवल जीवित कोशिकाओं के अंदर गुणन कर सकते हैं। देखिए, जो सरवाइव कर सकते हैं ना वायरस, वो सिर्फ जीवित कोशिकाओं के अंदर सरवाइव कर सकते हैं। बाहर अगर ये सक्रिय अवस्था में नहीं पड़े हैं तो ये कई सालों तक ऐसे ही निष्क्रिय अवस्था में पड़े रह सकते हैं। जब उनको एक एक्टिव सेल मिलती है तब ये क्या करते हैं, सरवाइव कर जाते हैं। यह जंतु पादपों में विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न करते हैं, ये तो मैंने बता दिया है। अब बात करते हैं वायरस की खोज की, कि बहुत क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिया जाता है कि वायरस की खोज किसने की, या किस सन में की, किस पौधे पर की। तो यहाँ पर वायरस की खोज थी वो DJ इवानोवस्की, वैज्ञानिक थे इवानोवस्की ने की थी। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वायरस की खोज किसने की। तो इवानोवस्की ने की थी 1892 में की थी। तंबाकू के मोज़ेक रोग के अध्ययन के समय की थी। तंबाकू का जो मोज़ेक रोग है उसका ये अध्ययन कर रहे थे, उस समय इन्होंने वायरस की खोज की। तो हम लोग नेक्स्ट चलते हैं कि अब बात करते हैं विषाणुओं के माप की। देखिए, अलग अलग वायरसों की माप क्या होती है, अलग अलग होती है, अर्थात काफ़ी अलग अलग साइज़ में ये पाए जाते हैं। तो हमको यहाँ पर दो चीज़ पता करनी है, एक सबसे बड़ा और एक सबसे छोटा। तो जो सबसे छोटा वायरस है वो लगभग 10 मिली माइक्रोन व्यास का होता है। यह वायरस जो है मनुष्य में अतिसार रोग अर्थात डायरिया, जो क्या है, अतिसार रोग को डायरिया भी बोलते हैं, डायरिया रोग उत्पन्न करता है तथा इसका नाम पार्वो वायरस है। ठीक, ये पार्वो वायरस है, यही जो है मनुष्य में अतिसार रोग अर्थात डायरिया को उत्पन्न करता है। बात करते हैं सबसे बड़े वायरस की। देखिए, सबसे जो बड़ा वायरस होता है वह सबसे बड़ा वायरस, या उसको विषाणु भी बोलते हैं, इसको चेचक का होता है, जिसकी माप लगभग 300 से 400 मिली माइक्रोन होती है। देखिए, ये जो क्वेश्चन है ना, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में आ जाता है कि जो सबसे पहले तो यही से एक प्रश्न उठ जाता है कि जो सबसे बड़ा वायरस होता है वह किसका होता है, चेचक, जो चिकन बॉक्स होता है। ठीक है, इसकी माप कितनी होती है, 300 से 400 मिली माइक्रोन होती है। ये प्रतियोगी परीक्षाओं में भी बहुत प्रश्न यहाँ से उठता है कि सबसे छोटा वायरस और सबसे बड़ा वायरस, तो आप याद रखिए। फिर बात करते हैं नेक्स्ट विषाणु के आकृति की। अच्छा, विषाणु के आकृति होता कैसा है ये। देखिए, पादप को संक्रमित करने वाले अधिकांश वायरस क्षणनुमा होते हैं। पादप यानी कि पेड़ पौधों को जो संक्रमित करते हैं, बीमार करते हैं, वो क्षणनुमा होते हैं, जिसे TMV अर्थात
TMV का फुल फॉर्म है टोबैको मोज़ेक वायरस, यानी कि भाई तम्बाकू में जो रोग फैलाता है, तम्बाकू में जो टोबैको मोज़ेक वायरस होता है वह तम्बाकू की पत्तियों को क्या करता है, चितकबरी कर देता है, तो वो इसी के कारण होती है। फिर बात करते हैं जंतु वायरस लगभग गोल, कुछ छड़ नुमा होते हैं, कुछ गोल होते हैं आकृति में, कुछ छड़ नुमा होते हैं। इस प्रकार कहा जाए तो विषाणु की आकृति गोल, छड़नुमा, दंडाकार, तंतुवत आदि होती है। चलिए अभी नेक्स्ट बात करते हैं, कुछ लक्षण की बात कर लेते हैं हम लोग। विषाणुओं के प्रमुख लक्षण जो हैं इम्पोर्टेंट, उनकी बात करते हैं। विषाणु में कोशिकीय संगठन नहीं पाया जाता। विषाणु को केवल इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से ही देखा जा सकता है, अर्थात ये इतने सूक्ष्म होते हैं कि बिना सूक्ष्मदर्शी के ही आपको दिखाई नहीं पड़ेंगे। विषाणुओं में केवल एक ही प्रकार का न्यूक्लिक अम्ल पाया जाता है। देखिए न्यूक्लिक अम्ल मतलब हो गया DNA और RNA, तो या तो उसमें DNA पाया जाएगा, ठीक है, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, या तो RNA पाया जाएगा, ठीक है। बात करते हैं वायरस सदैव अविकल्पीय अंतःकोशिकीय परजीवी होते हैं, यानी कि दूसरे के ऊपर जीवन क्या करते हैं, यापन करते हैं, अंतःकोशिकीय होते हैं। इनमें किसी प्रकार का एंजाइम नहीं पाया जाता है। इन पर ताप, उच्च ताप, सूर्य के प्रकाश आदि का प्रभाव नहीं पड़ता है। अब देखिए एक वायरस की संरचना, वो टोबैको मोज़ेक वायरस है, तो देखिए आपको देखने में ऐसा प्रतीत होगा, ये लीफ है, ठीक है, टोबैको की, इस पर चितकबरे स्पॉट्स पड़े होते हैं, ठीक है, स्पॉट पड़े होते हैं। तो ये देखिए इस तरीके के, अगर इसको क्रिस्टलीकरण किया, क्योंकि जो वायरस होते हैं उसको क्रिस्टलीकरण किया जा सकता है, तो उसको अगर क्रिस्टलीकरण करके हम उसका अध्ययन करेंगे तो कुछ इस तरीके से दिखाई पड़ेगा। चलिए अब बात करते हैं विषाणु या वायरस की संरचना की बात कर लेते हैं कि विषाणु या वायरस की संरचना होती कैसे है, वायरस के एक कण को क्या। अब हम बात कर लेते हैं विषाणु या वायरस की संरचना की, कि आखिर वो किससे बना होता है और कैसा दिखाई पड़ता है। वायरस के एक कण को क्या कहते हैं, विरियॉन कहते हैं, ठीक है, ये याद रखना है आपको। अर्थात वायरस के स्वतंत्र कण को विरियॉन कहते हैं। प्रत्येक विरियॉन मुख्य रूप से दो भागों का बना होता है। तो कौन कौन से मुख्य भाग होते हैं, एक होता है कैप्सिड और एक होता है न्यूक्लिक अम्ल। चलिए चित्र से समझते हैं। देखिए विषाणु या वायरस की संरचना हम लोग पढ़ रहे थे, तो पहले कैप्सिड क्या होता है। देखिए ये वायरस है, ठीक है, तो इसमें क्या है कि कैप्सिड, ये आपको एक संरचना दिखाई पड़ रही है, इसमें अंगूर के गुच्छे की तरह ये संरचना आपको अंगूर के गुच्छे की तरह दिखाई पड़ रही है। तो ये वाला जो पार्ट होता है वो क्या होता है, कैप्सिड, यानी कि प्रत्येक वायरस का कण होता है मुख्य रूप से दो भागों का बना होता है। पहला है कैप्सिड और दूसरा बताया न्यूक्लिक अम्ल। अब कैप्सिड की हम बात कर रहे हैं, पहले पार्ट की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो कैप्सिड प्रोटीन का बना खोल होता है। देखो आप यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है कि जो है कैप्सिड प्रोटीन का बना खोल होता है। जैसा कि आप TMV यानी कि टोबैको मोज़ेक वायरस की संरचना में देख रहे हैं, ये वायरस है टोबैको मोज़ेक वायरस। कैप्सिड बहुत सी प्रोटीन एककों का बना होता है। इसमें जो आपको इसमें ये वाला पार्ट दिख रहा है ना, अंगूर की तरह संरचना वाला, इसमें कैप्सिड बहुत सी प्रोटीन एककों का बना होता है। इसमें जो आपको अंगूर की तरह संरचना दिखाई पड़ रही है वो कैप्सोमियर है। ये देखिए ये वाला जो पार्ट है ये क्या कहलाता है, कैप्सोमियर कहलाता है। और इसके ऊपर जो खोल है, ठीक है, ये किसका बना होता है, मैंने बताया था प्रोटीन का बना होता है, ठीक है। और ये अंगूर जैसी संरचना होती है, इसको कैप्सोमियर कहते हैं, ठीक है। इसमें ये देखिए इसमें क्या होता है, न्यूक्लिक अम्ल जो पाया जाता है वो RNA यहाँ पर प्रेजेंट होता है। RNA हेलिक्स सिंगल स्टैंडर्ड, यहाँ पर अंदर RNA प्रेजेंट होता है। अब बात दूसरे पार्ट की करते हैं। तो दूसरा पार्ट हम यहीं पर डिस्कशन कर लेते हैं कि दूसरा पार्ट क्या होता है। मैंने बात की थी न्यूक्लिक अम्ल की, ठीक है, बात की थी न्यूक्लिक अम्ल। अच्छा, न्यूक्लिक अम्ल की जो बात की है, तो मैंने बताया था कि वायरस में या तो DNA पाया जाएगा या पाया क्या जाएगा, RNA पाया जाएगा। तो कैप्सिड के अंदर न्यूक्लिक अम्ल होता है। अधिकांश जंतु वायरसों तथा बैक्टीरियोफेज में DNA तथा अधिकांश पादप वायरसों
तथा कुछ जंतुओं में आरएनए आनुवांशिक पदार्थ होता है। वायरस में दोनों आनुवांशिक पदार्थ में एक पदार्थ आनुवांशिक पदार्थ पाया जाता है, या तो डीएनए पाया जाएगा या आरएनए पाया जाएगा। तो जो यहाँ पर न्यूक्लिक अम्ल जो पाया जा रहा है वो क्या पाया जा रहा है, आरएनए पाया जाता है। ठीक है, यानी कि आनुवांशिक पदार्थ क्या है, आरएनए होगा। तो जो टीएमवी है उसके दो पार्ट हो गए, एक कैप्सिड हो गया, एक न्यूक्लिक अम्ल हो गया। न्यूक्लिक अम्ल आरएनए प्रेजेंट होता है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं कि अब हम चलते कुछ प्रमुख रोग होते हैं जो वायरस से होने वाले हैं। मुख्यतः है ज़ुकाम है, इन्फ्लुएंजा है, पीत ज्वर है, इसको ठीक करना है, पीत ज्वर है, खसरा है, चेचक है, चिकन पॉक्स है, पोलियो है, रेबीज़ है, बहुत डेंगू है, हेपेटाइटिस है, एड्स, कैंसर, ये सारे क्या होते हैं जो वायरस के द्वारा फैलते हैं। आप अच्छे से देख लीजिए तो आपको पता चल जाएगा कि इसमें कौन कौन से जो हैं वो वायरस के द्वारा फैलते हैं। अब वायरस रोगों का संक्रमण कैसे होता है, यानी कि किसके माध्यम से, माध्यम क्या होता है इसके फैलने का, ये क्या करते हैं, कैसे फैलते हैं। देखिए हम बात करते हैं वायु की, बाई एयर, वायु द्वारा। इन्फ्लुएंजा है, ज़ुकाम है, खसरा है, चेचक है, छोटी माता है, यानी चिकन पॉक्स की बात हो रही है, आदि रोगों के वायरस वायु के साथ श्वसन मार्ग से मनुष्य के शरीर में क्या करते हैं, प्रवेश कर लेते हैं। जैसे ज़ुकाम वगैरह आप जानते ही हैं, ठीक है, तो आपने छींका और क्या करते हैं, वो जो ज़ुकाम जब आप छींकते हैं तो ड्रॉप जो है नोज़ से निकलती है, ठीक है, और जो कोई व्यक्ति इन्फेक्टेड है, ठीक, और उसके संपर्क में आते हैं तो आप क्या करते हैं, आपके श्वसन मार्ग से, यानी कि जब आप सांस लेते हो तो वायु के द्वारा क्या करते हैं, वो अंदर वायरस प्रवेश कर जाते हैं। तो ये सारे जो हैं वो बाई एयर फैलते हैं रोग। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं संक्रमित भोजन तथा पेय पदार्थ द्वारा। अच्छा, कैसे फैलते हैं, बाय इन्फेक्टेड फूड एंड वाटर। हेपेटाइटिस, पोलियो, गैस्ट्रो एंजाइटिस रोगों के वायरस भोजन तथा पेयजल के साथ हमारे शरीर में पहुंचते हैं। जैसे क्या करते हैं, भोजन है, कोई व्यक्ति संक्रमित है, उसने भोजन किया या कोई पानी पिया और वही पानी आपने यूज़ कर लिया, ठीक है, तो क्या होता है कि वो वायरस क्या होता है, संक्रमित भोजन से, और या तो संक्रमित पेय पदार्थ वो हमने उसी व्यक्ति का, या इन्फेक्टेड कोई पेशेंट है उसका हमने ले लिया बाय मिस्टेक, तो फिर क्या होता है कि हम उससे क्या होते हैं, हम खुद बीमार हो जाते हैं। अच्छा, संक्रमित जानवरों के काटने से, संक्रमित कुत्ते के काटने से रेबीज़ वायरस तथा मच्छर के काटने से डेंगू, पीत ज्वर वायरस हमारे शरीर को संक्रमित करता है। कोई संक्रमित है, संक्रमित कोई डॉग है, अब उसके अंदर रेबीज़ वायरस प्रेजेंट है, और अगर क्या किया, आपको उसने काट लिया तो उस जो डॉग से क्या करेगा, वायरस आपके अंदर आ जाएगा, ठीक है, मच्छर से, डेंगू इत्यादि। तो ये संक्रमित जानवरों के काटने से होता है। नेक्स्ट है संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने से। देखिए, संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने से वायरस हमारे शरीर को पहुंच करके शरीर को बीमार करते हैं। कोई व्यक्ति है, उसमें मानिए कि कोई ज़ुकाम है, कोई इन्फेक्टेड है, कोई ज़ुकाम से इन्फेक्टेड है, या कि कोई फॉर एग्ज़ाम्पल HIV एड्स से इन्फेक्टेड है, और किसी भी तरीके से हम उनके संपर्क में आते हैं, तो क्या होगा कि वो वायरस हमारे शरीर में किसी न किसी माध्यम से पहुंचेगा, चाहे फूड के द्वारा पहुंचे, चाहे पेय पदार्थ के द्वारा पहुंचे, चाहे हम लोग उसको श्वास के द्वारा मतलब अंदर पहुंचे, ठीक है, किसी न किसी माध्यम में पहुंच के हमको भी बीमार कर देगा। संक्रमित इंजेक्शन की सुई द्वारा। अच्छा, ये समझते हैं क्या होता है। जैसे कि हेपेटाइटिस बी और HIV वायरस संक्रमित इंजेक्शन सुई द्वारा संक्रमित रुधिर के साथ शरीर में प्रवेश करते हैं। देखिए, यहाँ एक चीज़ आपको क्लियर करना है कि जो HIV के वायरस होते हैं, यानी कि एड्स के वायरस हैं, HIV के वायरस के द्वारा क्या फैलता है, एड्स। ये क्या करते हैं, किसी व्यक्ति के छूने से, कोई व्यक्ति को एड्स है और अगर आपने छू लिया तो ये नहीं फैलता, ये संक्रामक रोग नहीं है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति है, ठीक है, और उसका अगर कोई व्यक्ति HIV ग्रस्त है, मतलब कि एड्स से ग्रस्त है, और उस व्यक्ति को इंजेक्शन लगा हुआ है, वही इंजेक्शन बाय मिस्टेक अगर आपको लग जाए, ठीक है, तो उस
इंजेक्शन के द्वारा आपके अंदर HIV वायरस प्रवेश कर सकता है। ठीक है। दूसरा है कि अगर HIV ग्रसित व्यक्ति है और वो उसका ब्लड किसी माध्यम से आप में पहुंच जाए तो उससे भी क्या होगा कि वो HIV जो के वायरस आपके अंदर आ सकते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि जो निडल है, जब इंजेक्शन आप लगवाने जाइए तो बहुत अच्छे से चेक करिए कि वो इंजेक्शन नया है कि नहीं है। ठीक है। और नया, ये आपको एकदम आप इसके लिए ध्यान रखिए कि वो इंजेक्शन जब भी आप लगवाने जाएँ तो वो नया इंजेक्शन का ही यूज़ करवाएं, डॉक्टर से या कंपाउंडर से। दूसरा है कि अगर इसीलिए कहा जाता है कि जब ब्लड टेस्ट हम लोग ब्लड को क्या करते हैं, डोनेट करते हैं, तो उससे पहले टेस्ट कराए जाते हैं कि आपको कोई बीमारी तो नहीं है, आपके ब्लड में कोई वायरस तो नहीं है। ठीक है। तो जो इसीलिए HIV के वायरस जो है वो ऐसे फैल सकते हैं कि किसी व्यक्ति को एड्स है और उसने रुधिर का क्या किया, रुधिर को डोनेट कर दिया, ब्लड डोनेट कर दिया, तो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में वो वायरस जा सकते हैं। तो इस तरीके से भी ये पहुंच सकते हैं वायरस और व्यक्ति को बीमार कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं, हमने तो अभी TMV वायरस के बारे में चर्चा की और हम लोग अभी बैक्टीरियोफेज वायरस के बारे में भी कुछ चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, कि बैक्टीरियोफेज वायरस देखने में, देखिए आपको एक टैडपोल की तरह दिख रहा है। यह टैडपोल के आकार का एक लंबा सा आपको वायरस दिख रहा है, इसको बोलते हैं बैक्टीरियोफेज वायरस। अच्छा, इसका मतलब पहले समझ लेते हैं, बैक्टीरियोफेज वायरस का मतलब समझ लेते हैं पहले। अच्छा, बैक्टीरियोफेज का सबसे पहले जो है शब्द का अर्थ ग्रीक भाषा के फेगास शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है भक्षण करना। ये जो बैक्टीरियोफेज है, ठीक है, बैक्टीरियोफेज जो है वह ग्रीक ठीक है, ग्रीक भाषा के फेगास से लिया गया है। फेगास शब्द होता है ग्रीक भाषा में, जिसका अर्थ होता क्या है, भक्षण करना। याद रखना है, भक्षण करना। ठीक है, भक्षण करना। अच्छा, अर्थात जीवाणु कोशिका में ये क्या करते हैं, यह जीवाणु कोशिका में प्रवेश करके उसका भक्षण करते हैं, उसे नष्ट कर देते हैं, इसलिए इसे जीवाणु भोजी कहते हैं। देखिए शब्द अलग अलग है, इसको तोड़ेंगे तो इसको जीवाणु भोजी भी बोलते हैं। बैक्टीरियोफेज का मतलब क्या हो गया, जीवाणु भोजी। यहाँ से देख लीजिए कि ये क्या करते हैं, जीवाणु कोशिका में प्रवेश करते हैं, उनका भक्षण करते हैं, उन्हें नष्ट कर देते हैं, इसलिए इन्हें जीवाणु भोजी कहते हैं। चलिए अब बात हम इसकी संरचना, चलिए अच्छा संरचना में कर लेते हैं। जीवाणु भोजी की संरचना बहुत जटिल होती है, कॉम्प्लेक्स होती है, थोड़ी सी देख भी सकते हैं आप। यह टैडबोल के आकार के दिखाई पड़ते हैं। इनमें प्रोटीन का बना एक बहुत तलीय सिर और बेलनाकार पूंछ होती है। जो इनका जो सर आपको दिख रहा है, ये हेड है, देखिए एरो से डोनेट भी हो, ये दिख भी रहा है, एरो से दिखाई पड़ रहा है कि जो सर है ये किस तरीके से दिखाई पड़ रहा है, बहुतलीय आकार का दिख रहा है। ठीक है, आपको मैं दिखा भी देती हूँ, यहाँ पर ये बहुतलीय आकार का दिख रहा है। और पूंछ जो है ये कुछ आकार की, जैसे बेलन के आकार की होती है, बेलनाकार, जैसे बेलन होता है उस तरीके से लंबी बेलनाकार दिखाई पड़ रही है। फिर बात कर लेते हैं, अच्छा इसमें प्रोटीन का बना एक बहुतलीय सर आपने देख लिया, पूंछ देख ली, नीचे की ओर एक बेलनाकार पूंछ होती है। ठीक है, अब बहुतलीय सिर के अंदर न्यूक्लिक अम्ल DNA अणु होता है। इसके अंदर जो है यहाँ पर जो सिर में यहाँ पर ऊपर की तरफ यहाँ पर DNA अणु प्रेजेंट होता है। ठीक है, न्यूक्लिक अम्ल पाया जाता है जिसे DNA कहते हैं। DNA अणु का बना होता है। बहुतलीय सिर के अंदर न्यूक्लिक अम्ल होता है, DNA अणु होता है। सिर तथा पूंछ के बीच में एक कॉलर होती है, ये वाली, ये ऊपर हो गया, अलग कलर से मैं दिखा देती हूँ, ये सर हो गया। ठीक है, ये वाला पार्ट हो गया आपका पूंछ, और बीच में जो है वह ये वाला पार्ट हो गया कॉलर, इसको कॉलर बोलते हैं। एक आपको प्लेट नुमा संरचना दिख रही है, इसको क्या बोलते हैं, कॉलर बोलते हैं। नीचे की तरफ अंत्यस्थ प्लेट नुमा संरचना होती है, इसे इंड प्लेट भी कहते हैं। ठीक है, इंड प्लेट कहते हैं, ये वाला पार्ट जो है उसको इंड प्लेट बोल देते हैं। ठीक, या बोल देते हैं अंतस्थ प्लेट।
इसके अंतस्थ प्लेट में हुक की तरह 6 पुच्छ तंतु लगे होते हैं। अच्छा, अब देखिए यहाँ पर आपको कुछ ऐसे इस तरीके की, जैसे हुक को नहीं होते, हुक होते हैं, वो उस तरीके के 6 पुच्छ तंतु लगे होते हैं नीचे की तरफ। ये आपको ये संरचना दिख रही है कि 6 पुच्छ तंतु लगे होते हैं। अच्छा, अब बात कर लेते हैं कि जो वायरस होते हैं, चलिए फिर से अपने टॉपिक पर आ जाते हैं। अच्छा, वायरस का जो मुख्य लक्षण जो होता है वो सजीव लक्षण क्या होता है, बात कर लेते हैं। इनमें आनुवंशिक पदार्थों की पुनरावृत्ति होती है, इनमें एंटीजेनिक गुण होते हैं। ठीक, आनुवंशिक पदार्थ या तो डीएनए होगा या आरएनए होगा, लेकिन होगा एक ही तरह का, डीएनए हो या क्या हो, आरएनए हो, एक पाया जाता है। ठीक है, एक ही प्रकार का न्यूक्लिक अम्ल होता है। फिर क्या होता है, इनमें मल्टीप्लिकेशन केवल जीवित कोशिकाओं में होता है, इसलिए परपोषी की कोशिकाओं का उपयोग करते हैं। ये दूसरे के क्या होते हैं, कोशिका पर जीवित रहते हैं, उसका उपयोग करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इसके निर्जीव लक्षण की। क्या होता है इसका निर्जीव लक्षण, इनका क्रिस्टलीकरण किया जा सकता है। मैंने जैसे अभी बताया था, टीएमवी वायरस का दिखाया भी था आपको। ठीक है, परपोषी कोशिकाओं के बाहर विषाणु अक्रिय इनएक्टिव होते हैं। अगर इनको कोई ऐसी कोशिका है जो इनको मानो कि इनको उस तरीके की एक्टिव कोशिका नहीं मिल रही है और ये शरीर के बाहर हैं, तो जब तक ये किसी शरीर के अंदर नहीं जाएंगे या एक्टिव कोशिका में नहीं जाएंगे तो उसको संक्रमित नहीं कर पाएंगे, बीमारी नहीं फैला पाएंगे। तो परपोषी कोशिका के बाहर ये क्या होते हैं, इनएक्टिव होते हैं, अक्रिय होते हैं। इनमें कोशिका भित्ति तथा कोशिका कला नहीं होती है। इनमें आनुवंशिक पदार्थों की पुनरावृत्ति तथा अपने संवर्धन के लिए परपोषी पर आश्रित होते हैं। ये जितना सर्वाइव करेंगे, अगर ये सर्वाइव अधिक करेंगे तो इनको दूसरी परपोषी कोशिका की आवश्यकता होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।